नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था में पंचायती राज का विकास पढ़ रहे थे और ये इसका भाग 2 है। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पंचायती राज व्यवस्था, साथ ही साथ संविधान के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस शुरुआत से देख सकते हो। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर संविधान सभा, अनुसूचियाँ और जितने भी भाग हैं, उन सब को हम लोग एक-एक करके चर्चा कर रहे हैं उनकी। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 कर चुके थे पहले भाग में। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? अब आपसे ये पूछा है। देश में पंचायती राज लागू किया गया था 1959 में, और कौन सी समिति थी वो? समिति थी बलवंत राय मेहता की समिति। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी जनवरी में, और इसी समिति की अनुशंसा के आधार पर अपने देश में पंचायती राज को लागू किया गया था। तो हमारा आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। बलवंत राय मेहता साहब ने लोकतांत्रिक, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बलवंत राय मेहता साहब ने ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना भी प्रस्तुत की थी। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 32। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? इन्हें बलवंत राय मेहता साहब को, बलवंत राय मेहता साहब को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार भी कहा जाता है। याद रखिएगा इनको। ठीक है। और बलवंत राय मेहता साहब ने ही बताया था कि जो जिला परिषद होती है, जिला परिषद का अध्यक्ष अध्यक्ष जिलाधिकारी को होना चाहिए। ठीक है। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कि किसने कहा था कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी को होना चाहिए। आंसर होगा बलवंत राय मेहता साहब। ठीक है। कब समिति बनी थी? 1957 में। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 33। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा दी गई थी? पंचायती राज को संवैधानिक बनाना है, ये किसने कहा था? संवैधानिक बनाना है, ये कहा था एल एम सिंघवी साहब ने। तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, एल एम सिंघवी समिति से कहा जाता है, और ये बनी थी 1986 में। ठीक है। इस समिति ने क्या क्या कहा था, आओ एक नजर डाल लेते हैं। इसने कहा था पंचायतों को पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और इस समिति ने क्या कहा था? इसने कहा था कि दलगत प्रणाली के आधार पर, दलगत प्रणाली के आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। क्या बता सकते हो आप कि दलगत प्रणाली के आधार पर चुनाव होने चाहिए, ये सिफारिश किसने दी थी? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। और इसने क्या कहा था? एल एम सिंघवी समिति ने, इसने कहा था राज्य वित्त आयोग भी बनना चाहिए पंचायतों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए। और इसने कहा था पंचायतों को करारोपण का अधिकार भी मिलना चाहिए, का अधिकार। ठीक है। पंचायतों को करारोपण के अधिकार के बारे में एल एम सिंघवी समिति, तो ये सारी की सारी जितनी भी सिफारिशें हैं, ये सिफारिशें एल एम सिंघवी साहब की हैं। ठीक है। तो एल एम सिंघवी साहब ने कहा था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और वही आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा एल एम सिंघवी कमेटी। ठीक है। कब आई थी ये? 1986 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 34। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? तो अभी मैंने आपको बताया था, एक समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई 1957 में, और इसी समिति ने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए भारत में। ये 3 स्तर कौन-कौन से थे? सबसे पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन करो, दूसरा क्षेत्र पंचायत का गठन करो, ठीक है, मध्य स्तर पर, और तीसरा जिला पंचायत का गठन करो। तो आप यहाँ पर पंचायत शब्द और जोड़ लीजिएगा। तो ये 3 स्तर की सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता साहब ने। आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 35। पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी समिति संबद्ध नहीं है?
कौन कौन सी समितियां हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं? ये प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। आओ एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, बैक्स, यानी कि ये हो गई बलवंत राय मेहता समिति। आप मेहता समिति अगर नोट्स बना रहे हो तो आप इसको लिखते जाइए, बलवंत राय मेहता समिति। और दूसरी है अशोक मेहता समिति, ठीक है। ये है, जी फॉर है जी वी के राव समिति। एस फॉर है एल एम सिंघवी समिति। क्लियर है बात? अब बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, याद रखिएगा इनके ईयर्स। अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1900, अशोक मेहता 77, मोरारजी भाई देसाई की सरकार थी यहाँ पे। जीवीके राव समिति कब आई थी? जीवीके राव समिति जो आई थी वो आई थी 1985 में, और सिंघवी समिति आई थी 1986 में, ठीक है। अब इसके अलावा भी और कई सारी समितियां हैं जो हमारे पंचायती राज से संबंधित हैं, इनको भी आप याद रखो। इनके लिए मैंने एक शॉर्ट नेम बनाया है, डॉक्टर पी के गाडभू, ठीक। इसको आप याद रखिए, डॉक्टर पी के गाडभू। डॉक्टर फॉर, डी फॉर है दांत वाला, दांत वाला समिति। आप समिति ऐड कर लीजिएगा, ये समिति आई थी 1978 में। आर फॉर, आर आर फॉर है राव। राव से आशय क्या है? जीवीके राव नहीं, जीवीके राव जी से थे। अब यहाँ आर से आशय है हनुमंत, हनुमंत राव समिति। ये भी पंचायती राज से संबंधित है। 1984 में ये, 1984, 1984 में ये आई थी, ठीक है समिति। अब देखो, पीके लिखा है तो आप लिख दीजिए, लिख दो पीके तुंगन समिति, ठीक है। पीके तुंगन समिति कब आई है? 1988 में, ठीक। अब लिखा है गाडभू, गार्ड मतलब गाडगिल समिति, गार्ड से आशय है गाडगिल समिति। गाडगिल समिति कब आई? 1988 में आई। इसके बाद भू लिखा है तो आप भू लिख दो, यानी कि भूरिया समिति। भूरिया समिति कब आई थी? 1995 में। ये सारी की सारी समितियां हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब इसमें देखो जरा, ये पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं और आपसे पूछा है कौन सी समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो बी आर मेहता, ये है बलवंत राय मेहता, ठीक है। संथानम समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं। तो फिर ये क्या है? ये एक भ्रष्टाचार को हटाने वाली, एक तरह से हम कह सकते हैं, समिति थी। भ्रष्टाचार नियंत्रण करने वाली समिति थी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, भ्रष्टाचार विरोधी एक समिति थी। इसका गठन हुआ था 1962-64 में, और इसी की सिफारिश के आधार पर सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। ये आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। सीबीआई का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? संथानम। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की भी स्थापना की गई थी संथानम समिति के आधार पर, मतलब इसकी सिफारिश के आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था, पूरी एक लिस्ट बना दी है वहां पे। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज की है, अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, एल एम सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है, और पीवीएन राव समिति ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? 73वां, देखो 70 जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 में आया था, 1993 में ये लागू हुआ था। तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें क्या है? उसमें त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सी? ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर पंचायत, और जिला स्तर पर पंचायत। तो आप देख लो 73वें में क्या क्या है। जिला स्तर पर पंचायत है, ग्राम स्तर पर पंचायत है, और क्षेत्र स्तर पर भी है, नगर पंचायत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नगर पंचायत कहाँ है? नगर पंचायत कहाँ है? नगर पंचायत है, आपका मिलेगा 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? आरक्षण के बारे में आर्टिकल 243 का डी है, मैंने कई बार आपको बताया है। अगर आप पूरे लेक्चर्स देख रहे होंगे तो आपको याद भी हो गया होगा। आर्टिकल 243 का डी, और इसमें अनुसूचित जातियों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? अब एक सीधी सी बात समझो, अनुसूचित जातियां जहां होंगी वहीं तो आरक्षण होगा। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है
जहां पर एससी की आबादी नहीं है। तो जब नहीं है तो यहां पर आरक्षण भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट देखो, निम्न पंचायतों में से इन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। जिला योजना में कौन कौन सी शामिल है, ये देखो। जिला योजना, जिला योजना में कौन कौन सी पंचायतें शामिल हैं। इसमें दो पंचायतें शामिल हैं, एक तो है जिला पंचायत, ठीक है, और एक है नगर पालिका, या हम कहें नगर पंचायत। तो नगर पंचायत शामिल है और जिला पंचायत शामिल है। ठीक है, तो अब जिला पंचायत तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें केवल एक सही होगा। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और बड़ा शानदार पूछा जाता है और कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। वो प्रश्न ये है कि जो जिला योजना है, जिला योजना, ध्यान से देखना इसको, जिला योजना समिति में अ, उपबंध इसके लिए कौन बना सकता है। फिर से समझो, जिला योजना समिति के लिए उपबंध बनाने की शर्त किसमें निहित है। तो ध्यान रखें, उपबंध इसके लिए, इसमें चेंजमेंट कौन कर सकता है, वो कर सकता है राज्य का विधानमंडल। ठीक है, राज्य का विधानमंडल जिला योजना समिति के उपबंधों में परिवर्तन कर सकता है या फिर उपबंध नए बना सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर भी चुनना है। तो कथन पहला पढ़ो, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, संघीय वित्त आयोग की भूमिका होती है। आर्टिकल 280 का एक खा है, उसमें कहा गया है कि जो स्थानीय निकाय हैं उनको वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करना, तो ये गलत हो गया, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखो, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल राज्य का विषय बना हुआ है। इसमें कितने विषय हैं, इसमें पंचायती राज में जो 11वीं अनुसूची है, 29 विषय हैं। ठीक है, तो हमारा यही सही हो जाएगा। इसका जो ए पार्ट है वो सही, ए पार्ट गलत हो जाएगा और बी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। स्थानीय शासन की कौन सी विशेषता नहीं है, आओ पढ़ लेते हैं। कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, हाँ ये बिल्कुल है। मेलों पर जो बाजारें लगती हैं गांवों में, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से वहां कर आरोपित किया जाता है और वहां से वित्त भी प्राप्त किया जाता है। केंद्रीय नियंत्रण, ये गलत है। आगे पढ़ो जरा, स्थानीय समुदाय की भागीदारी बिल्कुल होती है। इसी स्थानीय समुदाय की भागीदारी होती है, इसी वजह से तो स्थानीय स्वशासन लाया गया है, ताकि जो सत्ता का केंद्रीकरण है वो केंद्रीकरण ना रह के विकेंद्रीकरण में बदले। वैधानिक स्थिति, हाँ ये भी सही है, संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है स्थानीय स्वशासन को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब इसमें देखो, केंद्रीय नियंत्रण, वो जो पंचायतें हैं या हम कहें स्थानीय स्वशासन है, वो केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त है। केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त है, केंद्रीय नियंत्रण नहीं है यहाँ पे। कैसे पता कि केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त है, आप देख लो। अगर हमें स्थानीय स्वशासन के हिसाब से स्थानीय स्वशासन में पंचायतों का चुनाव करवाना हो, निर्वाचन करवाना हो, केंद्र उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, अगर हमें अगर पंचायतों को वित्त प्रदान करना हो तो फिर उसके लिए राज्य वित्त आयोग भी होता है। बोलो, उसके लिए राज्य वित्त आयोग होता है। और इसको स्थानीय स्वशासन के लिए अगर कोई काम करना है तो काम करने के लिए 29 विषय भी दिए गए हैं। तो ये निर्धारित करता है कि स्थानीय स्वशासन केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त है। ठीक है, याद रखिए, ये सारी बातें मेंस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं, क्योंकि वहां पर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसी प्रकार से अ, उदाहरण दे के भी लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोत कौन कौन से हैं। वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान। अब ध्यान से देखो, पंचायतों के राजस्व के स्रोत कौन है, आपसे ये पूछ रहा है।
तो वित्त आयोग के द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान यानी वित्त आयोग के द्वारा स्थानीय निकायों को कुछ दिया जाता है, हाँ। यहाँ से भी पंचायतों का एक स्रोत है राजस्व का। केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, बिल्कुल, ये भी यहाँ से भी पंचायतों को सहायता मिलती है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर, राज्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर, राज्य निर्वाचन आयुक्त का काम होता है निर्वाचन करना, चुनाव करवाना, वित्त प्रदान करना नहीं होता इसका काम। आगे पढ़ो जरा, ये गलत हो जाएगा, आगे पढ़ो। राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान लेकर, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 और 5 यही सही हो जाएगा, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त क्यों नहीं होगा? ये राजस्व के लिए थोड़ी ना है, ये है चुनाव के लिए, ठीक है। जहां कहीं भी चुनाव की बारी आएगी तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग ही आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? जो इसका सही उत्तर होगा, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, ये होगा 2000। अब देखो, अगर जिला पंचायत है, ठीक, तो जिला पंचायत में एक सदस्य अगर हमें निर्वाचित करना हो तो फिर कितनी आबादी में एक सदस्य निर्वाचित होगा? फिर से समझो, कितनी आबादी के बीच से एक सदस्य का निर्वाचन जिला पंचायत के लिए होता है? याद रखिएगा, 50,000, ठीक है। ये एकदम याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिए। अब आ जाओ, जिला पंचायत हो गया, अब आ जाओ क्षेत्र पंचायत में। क्षेत्र पंचायत के अगर एक सदस्य का निर्वाचन करना हो तो कितनी आबादी के बीच से करेंगे? हाँ, 2000, याद रखिएगा इसको भी। अब आ जाओ ग्राम पंचायत में। अगर आबादी 0 से लेकर 500, जीरो तो नहीं होगी, 1 से लेकर 500 अगर आबादी है तो 1 से लेकर 500 सदस्यों में से हम 7 सदस्य ग्राम पंचायत के लिए चुनते हैं, ठीक। अगर आबादी 501 से लेकर 1000 तक है तो फिर हम ग्राम पंचायत के लिए 9 सदस्य चुनते हैं। याद रखिएगा इसको, बेटा बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगर 1001 आबादी से लेकर 2000 आबादी तक है उस क्षेत्र की, तो फिर हम यहां से सदस्य चुनते हैं 11। और अगर 2001 आबादी से लेकर 3000 आबादी तक है, लोग रहते हैं, तो हम वहां से चुनेंगे 13 लोग ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है। अब आगे देखो, अगर आबादी 3001 से ज्यादा है या 3000 से ज्यादा है तो फिर ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत के लिए 15 सदस्य चुने जाते हैं। ये डेटा भी हमारी परीक्षाओं में समय समय पर पूछे जाते रहे हैं, याद रखिएगा इनको। नंबर नेक्स्ट देखो 44, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा इसको, ये लोकपाल, अंतर क्षेत्रीय राजनीति, पंचायती राज पद्धति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? कौन सा राज्य है जहां पे पंचायती राज संस्था नहीं है? अब आप देखो, नागालैंड, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यहां पर पंचायती राज संस्थाएं लागू नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पंचायती राज संस्थाएं लागू नहीं होती, कौन कौन से हैं? जैसे मणिपुर, मणिपुर का वह क्षेत्र, मणिपुर का ऐसा क्षेत्र जहां पर जिला परिषद अस्तित्व में हो, वहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है, ध्यान रखें। फिर से इसको याद, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मणिपुर का वह क्षेत्र जहां पर जिला परिषद अस्तित्व में हो, वहां पे लागू नहीं होती है। अच्छा, अब आ जाओ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग का जो पहाड़ी एरिया है वहां पर भी पंचायती राज लागू नहीं होता है, ठीक है। और तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से राज्य हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है? त्रिपुरा में लागू होती है, लेकिन अ, मणिपुर में लागू नहीं होती है, ठीक है। मणिपुर का वो क्षेत्र जहां पर जिला परिषद अस्तित्व में हो, वहां लागू नहीं होती है। नागालैंड में बिल्कुल लागू नहीं होती है, तो हमारा यही सही हो जाएगा। केरल में लागू होती है, असम में भी लागू होती है, ठीक है। तो हमारा 45 का सही उत्तर हो जाएगा, हाँ, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 46, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? ये राज्य है बिहार, ठीक है।
हालांकि न्याय पंचायतें जो होती हैं उन उसमें किसी को बंदी बनाए जाना इसका अधिकार नहीं होता है, लेकिन बिहार में इसका अधिकार प्रदान किया गया है। और कुल मिला के न्याय पंचायतों का एक ही काम होता है कि गांव स्तर पर त्वरित कार्यवाही करना। ठीक है, न्याय के क्षेत्र में और सस्ता न्याय प्रदान करना गांव के लोगों को, इसलिए न्याय पंचायतों का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 47 कह रहा है किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। ये किसने कहा है? ये स्टेटमेंट्स हैं जो लगातार पूछी जाती रहती हैं, याद रखिए ये कहा था गांधी जी ने। ठीक, गांधी जी का एक और कोट याद रखिए, इन्होंने क्या कहा था एक बार, इन्होंने कहा था यदि गांव नष्ट हो गए तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, नष्ट हो जाएगा। तो ये वाक्य भी आप याद रखिए, ये भी गांधी जी ने कहा है। आंसर हो जाएगा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होगी? पंचायती राज व्यवस्था किस पर लागू नहीं होती है? मैंने अभी आपको बताया था कौन है, नागालैंड है, और कौन है, मेघालय और मिजोरम। ये तीन क्षेत्र हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट देखो, अब देखो वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, सन 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था उसे तकनीकी सहायता प्राप्त किसने की थी? 1952 याद रखिए, सामुदायिक, ये भी हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि बताइए भाई, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो अ, कब शुरू हुआ था? तो ये भी याद रखिए 1952। एक ईयर और याद रखो 1953। यहाँ कब, यहाँ क्या हुआ था? यहाँ हुआ ये था कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा ये शुरू की गई थी, और इन्हीं की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। ठीक है, अब प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसमें तकनीकी सहायता किस देश ने प्रदान की थी? तो देश है अमेरिका। क्लियर बात, अमेरिका ने इसमें तकनीकी सहायता प्रदान की थी। आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का आशय क्या है? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का आशय है सामुदायिक विकास कार्यक्रम ही का ही एक अंग है। बिल्कुल गलत है। गांवों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था करना, ये ठीक लग रहा है। गांव ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय नहीं, ये अब ये और ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन, यही है पंचायती राज का सही अर्थ। ठीक है, हालांकि इसमें हम नजदीक पहुंच रहे थे, लेकिन जब ऑप्शन सामने ये वाला हो तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नजदीक उत्तर हमारा ये वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन किए जाने चाहिए? यदि पंचायतें भंग हो जाएं तो आपको पता होना चाहिए 6 मास के अंदर निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, और 6 महीना ये कॉमन है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है और वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे कितने महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर निर्वाचित करना होगा? बताइए मुझे इसे कमेंट बॉक्स में। इसलिए हाँ, 6 महीना यहाँ पर एक कॉमन अवधि होती है, 6 महीना। इसमें हम लोग जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी क्रियाकलाप हैं जो 6 महीने के अंदर अंदर अनिवार्य है करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 52, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा है जो पंचायतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन पढ़ो। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव होना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखो, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, बिल्कुल सही है। संविधान का 74वां अधिनियम पंचायतों से संबंधित है क्या? नहीं, ये गलत है। जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992, ये किससे संबंधित है? ये है नगर पालिका से। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप? ये नगर पालिका से संबंधित है, तो हमारा यही गलत हो जाएगा। आगे देखो, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित कराएगा, बिल्कुल सही है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है। ठीक है, और
अगर हम आपसे पूछे कि विधानसभा का चुनाव कौन कराता है, विधान परिषद, लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव ये सब कौन कराता है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो ये कराता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी के तीसरे में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर है महिला आरक्षण, और महिला जो आरक्षण है उसमें 1/3%, 1/3 यानी कि 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। इसका संबंध है ही नहीं। देखो आर्टिकल 334 क्या कहता है, इसके बारे में जान लो जरा, फिर आपको ये उत्तर समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 334 कहता ये है कि आरक्षण और जो विशेष प्रतिनिधित्व आपने दिया है, आरक्षण दिया गया है एससी एसटी को, महिलाओं को, और जो विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसकी अवधि केवल 70 साल होनी चाहिए। यानी 70 सालों के बाद ये आरक्षण वगैरह सब खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी चल रहा है, राजनीतिक हित इसमें निहित हैं, और खैर जो भी है उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व ये 70 सालों में समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है 334 में। क्लियर है बात, आर्टिकल 334 में। अब आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण से संबंधित कौन सा कथन है, तो ये वाला कथन तो है ही नहीं। ये तो आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो पहला होगा वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर आंसर हो जाएगा। हाँ, राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग कहाँ पर है? राज्य निर्वाचन आयोग आपसे पूछा जाता है, इसका आर्टिकल बताओ। 243 का ए, याद रखिएगा इसको। राज्य निर्वाचन आयोग का जो आर्टिकल है 243 का के, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, मुझे बता सकते हो कि वर्तमान में यूपी का जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? वर्तमान में जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं मनोज कुमार। इनका नाम याद रखिएगा आप लोग, करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आओ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पंचायतों की संरचना में कौन सा एक सही नहीं है? ऐसे ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे अपने यहाँ मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, जिनकी आबादी 20 लाख से ज्यादा हो, वही अपने यहाँ मध्य स्तर पर पंचायतों का गठन करें। अगर ऐसा राज्य जिसकी आबादी 20 लाख से कम है, वो मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं करेगा। आगे देखो, प्रत्येक राज्य ग्राम सभा मध्य स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, बिल्कुल गलत है। पहले वाक्य में अभी यही मैंने कहा है कि प्रत्येक राज्य तीनों स्तरों पर पंचायत का गठन तभी करेगा जब उसकी आबादी 20 लाख से ज्यादा होगी। तो ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक कंडीशन है, इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। 20 लाख नहीं है तो आप मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं करोगे। नेक्स्ट देखो तीसरा, ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। हाँ, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा गांव स्तर पर ही पर होती है और वहीं पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। चौथा देखो, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कौन करता है? राज्य का विधानमंडल। इसे शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो हमारा जो गलत होगा वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अधिकतम संख्या पूछी जाती है। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल याद रखो 243 का जे। ठीक है, इसमें समिति के निदेशकों की जो अधिकतम संख्या है वो दी गई है 21। हमारा सही उत्तर हो जाएगा चौथा। क्लियर है बात, निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 होनी चाहिए। अब आओ जरा हम बात कर लेते हैं सहकारी समिति की। तो देखो,
सहकारी समिति। आप कमेंट में मुझे बताइए, सहकारी हमारे सहकारिता मंत्री कौन है? ठीक है। सहकारी समितियां कब आई थी? सहकारी समितियों को संविधान में जगह कब मिली थी? ये मिली थी 2011 में। संविधान संशोधन नंबर था 97वां। ठीक है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2011 में, और उसमें सहकारी समितियों को जोड़ा गया। ठीक। कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9 का नहीं, बी। ठीक है, हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि 9 के का में तो वो है नगर पालिकाएं, है ना। अच्छा, इसके लिए सहकारी समितियों के लिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, ये भी हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक, याद रहे आपको। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज में संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 16। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए नगर पालिका के लिए संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 18। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सहकारी समिति है, सहकारी समितियों के लिए संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 12। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, राज्य सरकार को निम्न अधिकारों में से कौन से अधिकार उपलब्ध हैं? ठीक है। राज्य सरकार को निम्न अधिकारों में से कौन से अधिकार उपलब्ध हैं? पहला है नगर निकायों द्वारा कर रोपण के लिए अधिकृत करना, बिल्कुल सही है। वार्ड समितियों की संरचना संबंधित प्रावधान करना, बिल्कुल सही है। वार्ड समितियों की कितनी संरचना होनी चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, इसका प्रावधान भी, हाँ, राज्य सरकार कर सकती है। नगर निकायों के अध्यक्षों के निर्वाचन का तरीका निर्धारित करना, ये भी सही है। नगर निकायों के लिए निर्वाचन कार्य की निगरानी करना, ये गलत है। निर्वाचन कार्य की निगरानी कौन करता है? वो करता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये करता है निगरानी। बाकी निर्वाचन के तरीके में अगर सुधार करना है तो वो विधानमंडल करेगा, यहां पर कोई मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन निर्वाचन अगर हो रहा होगा तो निर्वाचन कार्य की निगरानी किसके अंडर में होगी? राज्य निर्वाचन आयोग के। तो यहां से चौथा गलत हो जाएगा, 1 2 3 सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार क्या है? पंचायतों में अध्यक्ष पद में आरक्षण दिया जाता है, उसके लिए आधार क्या है? आधार है लिंग। काहे? ये कैसे आधार हो गया? क्योंकि स्त्रियों को भी तो आरक्षण मिलता है, तो स्त्रियों को किस आधार पे मिल रहा है? लिंग के आधार पे। और किस आधार पे मिलता है? जाति के आधार पे। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हाँ, पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपान हैं? कौन सा भाग है? भाग है 9। यहां पर है 3 सोपान, कौन कौन से? मैंने कई बार आपको बताया है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्रीय पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है। और ये तीनों सोपानों की अवधारणा दी थी बलवंत राय मेहता समिति ने, 1957 में उनका गठन हुआ था। ठीक है। और जो ग्राम पंचायत है, बलवंत राय साहब ने कहा था कि इसे कार्यकारी निकाय होना चाहिए। साथ ही साथ जो जिला परिषद है उसका अध्यक्ष जिला अधिकारी को होना चाहिए। ये कई सारी सिफारिशें थी जो बलवंत राय मेहता साहब ने करी थी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। तो ये हमारा भाग 2 है स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज का। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।